हैं दोस्तों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जितनी भी एनसीईआरटी है, क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th की जितनी सारी एनसीईआरटी हो गया। जैसे हमने बात करें एग्जांपल के जैसे एनसीईआरटी यदि बात करें हम लोग क्लास 9 से लेकर के 9 to 12th की जो एनसीईआरटी है दोस्तों, उसको हम लोग पूरे शुरू से लेकर के पूरे लास्ट तक एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। और हम बता दें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट इस चैनल के थ्रू आपको मिलने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट मिलेगा आपका इकोनॉमिक्स, जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स मिलेगा, ठीक है। दूसरा मिलेगा आपका जियोग्राफी मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा। तीसरा मिलेगा इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटी मिलेगा आपको पूरे एकदम क्लास 9 से लेकर के 12 तक की पॉलिटी मिलेगा। और क्लास 9 से लेकर के 12 तक की हिस्ट्री आपको पूरे इस वीडियो में नहीं, इस चैनल में आपको पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसी के सिलसिला में आज का जो हम लोग का पहला चैप्टर है दोस्तों, क्लास 9 का इकोनॉमिक्स है, जो क्या है, संसाधन के रूप में लोग। किसके बारे में बताया गया है? क्लास 9 में संसाधन के रूप में लोग। ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास 9th इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स से बात करें तो चैप्टर 1 पे एक गांव की कहानी को दर्शाया गया है, जो कि हम लोग के पढ़ने में उतना ज़रूरी नहीं है। क्यों? हम क्या करेंगे, कंपटीशन के लेवल को देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर नहीं होता है तो मान के चलिएगा कि आप क्योंकि एनसीईआरटी ही हम लोग को जो बेस बनाता है दोस्तों, एनसीईआरटी हम लोग का क्या बनाता है, बेस बनाता है, ठीक है। तो हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संसाधन के रूप में लोग। किसके रूप में लोग? संसाधन के रूप में लोग को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहला जो हम लोग का पहला टॉपिक है उससे पढ़ना शुरू करते हैं। उसका पहला एक बेसिक टर्म इंट्रोडक्शन दिया गया है कि संसाधन के रूप हम लोग किसको कहते हैं। तो हम बेसिक इसका फंडा बता दें दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसको एक नज़र से देखा जा रहा है कि ये जो सारी जनसंख्या है, ये सारी जो जनसंख्या है, इसको हम क्या बना सकते हैं, अपना संसाधन बना सकते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के काम आए। किस तरह काम आएगा? वो सेवा प्रदान करेगा। मान के चलिए कोई व्यक्ति रिक्शा चलाता है तो वो क्या होगा, दूसरा व्यक्ति के काम आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, बदले में पैसा लेगा। तो क्या हुआ, दोनों व्यक्ति का, एक व्यक्ति को सेवा मिला और दूसरा व्यक्ति को पैसा मिला, ताकि वो व्यक्ति भी घर चला अपना पैसा अर्न कर सकता है और इस व्यक्ति को भी आराम मिला कि एक जगह दूसरे जगह जाना में उसको टाइम की कम खपत हुई। तो क्या हो सकता है कि जो संसाधन है उसको हम मानव को भी बना सकते हैं। यही इस चैप्टर में कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए संसाधन के रूप में लोग, अध्याय जनसंख्या का अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब जो हमारा जनसंख्या का अर्थव्यवस्था है दोस्तों, उसी को एक नज़र से देखा जा रहा है कि हम लोग जो हमारे जनसंख्या है उसको हम लोग संसाधन के रूप में बना सकते हैं कि नहीं। देखिए जब कोई व्यक्ति शिक्षा पे, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा पे निवेश किया जाता है तो उस व्यक्ति में क्या मानव पूंजी में बदल दिया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, जब कोई व्यक्ति शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश करता है तो वही जो जनसंख्या है दोस्तों वह मानव पूंजी में बदल जाती है। इसमें कह रहा है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति अपना शिक्षा, मतलब अपना पढ़ाई को ध्यान देता है, पढ़ाई पे फोकस करता है। कोई व्यक्ति प्रशिक्षण, मतलब प्रशिक्षण करने का मतलब रिसर्च करता है, कोई भी काम खोजता है, काम करने का स्किल सीखता है। और चिकित्सा कहने मतलब जो डॉक्टरी हो गया, मेडिकल हो गया, जितने सारे इलाज करने का, व्यक्ति को सेवा करने का जो काम करता है, अगर अगर कोई व्यक्ति इस तीनों चीज़ों पर अगर निवेश करता है, अपना टाइम खपत करता है, तो वो आगे चलकर क्या, मानव पूंजी, मतलब उसको पैसा मिलने, अर्न करने का एक साधन मिल जाता है। मतलब वो व्यक्ति पैसा कमा सकता है, वो व्यक्ति भूखे नहीं रहेगा, यह कह रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट की तरफ बात करेंगे। आगे देखिए आगे क्या लिखा है।
यहाँ तक देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। देखिए, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान में उत्पादन और कौशल क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। कह रहा है दोस्तों, जो संसाधन के रूप में लोग हैं दोस्तों, वो वर्तमान में उत्पादन कौशल मतलब स्किल का उत्पादन क्षमता के संदर्भ में हम लोग मान के चलिए, हम जो हमारा संसाधन के रूप में लोग हैं, वह एक क्या सहायता देता है कि हम किसी देश की तुलना कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए चाइना में आप जानते हैं, अगर चाइना में किसी एक छोटे बच्चे को भी जो 18 साल का हो गया ना, आप उसको अगर बोल दीजिएगा ना कि बाबू तुम पूरा मोबाइल खोल के दो, वो तुरंत पूरा मोबाइल खोल के पूरा नया मोबाइल बना के देगा। इतना उन लोग के पास क्या है, क्योंकि चाइना का जो एजुकेशन है वो क्या है, वो लोग स्किल पर ज़्यादा ध्यान देता है, स्किल पर ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन हम लोग क्या, भारत में मार्क्स पर ध्यान देता है कि हमको 10th में 90+ लाना है, 12 में 90+ लाना है, ये मार्क्स पे ध्यान देता है। लेकिन चाइना में, USA में वो लोग स्किल पे ज़्यादा ध्यान देता है, स्किल पे। अगर किसी एक स्किल में पढ़ना है तो वो उसी स्किल को एकदम पूरे डिटेल से अच्छे से पढ़ना है, वो लोग स्किल पे ज़्यादा ध्यान देता है। और बिजनेस माइंड है। जापान इतना आगे क्यों बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पर जो एजुकेशन व्यवस्था है, मतलब शिक्षा प्रणाली है दोस्तों, वो इतना अच्छा है ना, मत बोलिए, भारत से 10 गुना अच्छा है, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट की बात करें हम लोग, आगे देखिए, उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना ही सकल राष्ट्रीय उत्पादन है। कहने का मतलब क्या कह रहा है, हम लोग क्या करें, भारत में जब किसी व्यक्ति द्वारा कुछ पैसे का अर्न किया जाता है और उसी पैसा को जब जोड़ा जाता है, तब क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, यानी GDP। मान के चलिए GDP, भारत की GDP 5-6% है, भारत की GDP 6% है। तो उसमें क्या जाता है, भारत में जितना भी एक साल में कमाया जा रहा है, भारत में जितना भी एक साल में कमाया जा रहा है, चाहे वो विदेशी व्यक्ति आकर कमा रहा है या फिर भारत का व्यक्ति उस भारत में रहकर कमा रहा है, टोटल को ऐड करके जितना पैसा होता है वही भारत की GDP कहलाती है हर साल की। ठीक है, तो यह कह रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बात करें हम लोग, यहाँ से देखिए क्या लिखा है, यह एक विशाल जनसंख्या एवं संरचनात्मक पहलू है जिससे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं का विचार करते समय। देखिए, भारत में क्या है, यह भी समस्या हो सकती है ना दोस्तों, कि भारत में अधिक मात्रा में जनसंख्या होने के कारण, मान के चलिए भारत में कितना व्यक्ति को रोजगार दीजिएगा, कितना व्यक्ति को स्किल सिखाइएगा। तो अगर आप मान के चलिए भारत के पूरे सभी व्यक्ति को स्किल सिखा भी दिए, तो क्या होगा, एक दूसरे व्यक्ति में क्या होगा, मतभेद होने लगेगा। मतलब मतभेद कहने का अर्थ क्या हुआ, कि एक व्यक्ति सोचेगा हम तो अपना स्किल है ही है, हम तो जानते हैं इस काम करने के लिए, हम दूसरा व्यक्ति के अंदर क्यों काम करें। तो वो क्या करेगा, वो अपना खोलेगा। तो फिर दूसरा व्यक्ति का माइंडसेट वैसा हो जाएगा कि हम भी तो जानते हैं, हम भी अपना खोलेंगे, तो फिर खरीदने कौन आएगा। जब सब कोई अपना खोलेगा, अपना व्यापार करेगा, तो फिर खरीदने कौन आएगा, खरीदने के लिए भी तो चाहिए ना कोई व्यक्ति। तो ये भी हो जाता है हम लोग के जनसंख्या के हिसाब से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है मानव पूंजी का निर्माण। क्या लिखा है, मानव पूंजी का निर्माण। देखिए, मानव पूंजी का निर्माण किस तरह होता है, जब विद्यमान मानव संसाधन को अधिक शिक्षा, स्वस्थ और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी कहते हैं। कह रहा है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, मानव संसाधन जैसे आर्थिक शिक्षा, मतलब बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है, और क्या करता है, स्वास्थ्य द्वारा विकसित क्रिया किया जाता है। मतलब कहने का मतलब, जब कोई व्यक्ति अधिक पढ़ लिया, अच्छा खासा पढ़ लिया, एकदम पूरा अच्छा डिग्री है, तो वो व्यक्ति क्या बेरोजगार बैठेगा, कभी नहीं बेरोजगार बैठेगा। वो कहीं ना कहीं काम करके भी अपना रोजगार कर लेगा। वही कह रहा है कि अगर आप अच्छी शिक्षा पर ध्यान देते हो, और अब अगर आप डॉक्टर किसी भी अच्छे संस्था पर जहाँ पर चिकित्सा सेवा की जानकारी, स्किल, कार्य सिखाया जाता है, अगर आप उस पर ध्यान देते हो, तो आप अपना मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हो। यहाँ पर कह रहा है कि आप मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हो, जो कि भौतिक पूंजी का वही भारत देश की उत्पादित शक्ति का वृद्धि करता है। और भौतिक पूंजी कहने का मतलब पैसा। आपके पास अगर आप अच्छे काम कर लेते हो तो आपको पैसा आराम से मिल जाएगा, आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो, ये कह रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बात करें हम लोग। देखिए, मानव पूंजी में निवेश क्या कर रहा है, मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की के भौतिक प्रतिफल प्रदान होता है।
प्रदान किया जा करता है। देखिए, जब आप मानव पूंजी पे निवेश करते हो, और मानव पूंजी में निवेश करने का मतलब आप खर्च करते हो, अपने पैसा कमाने में जब खर्च करते हो तो आप कौन कौन से चीज़ों को देखते हो। तो पहला तो आप शिक्षा को देखोगे। अगर आपने शिक्षा को, अच्छा पढ़ाई आपको ज़रूरी है, अच्छा पढ़ाई ज़रूरी है, और आपके पास स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पाओगे। आपके पास स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। और अगर आप इस दोनों पर, तीनों चीज़ों पर आपने ध्यान दे दिया तो आगे चलकर आपको बहुत ही अच्छा प्रतिफल मिलने वाला है। मतलब आपको पास कोई भी, आपके पास आप भूखे नहीं रहिएगा, मतलब आप बेरोजगार नहीं बैठिएगा अगर आप इस तीनों पर खर्च कर दिए तो अपना समय। इसीलिए ना कहते हैं दोस्तों, अभी भी पढ़ाई कर लीजिए। अगर अभी पढ़ाई कीजिएगा तो आने वाले समय में आप आराम से बैठ के खाइएगा। ठीक है, चलिए आगे कर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ एक टर्म्स भी दिया है, लेकिन एक विशाल आवश्यक नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश के दायित्व ही हो कि मानव पूंजी में निवेश द्वारा इस एक उत्पादित परिसंपत्ति में बदला जा सके। देखिए दोस्तों, इसको और एक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि हम मान रहे हैं कि हम शिक्षा पे निवेश करेंगे, हम अच्छे स्वास्थ्य पर निवेश करेंगे तो हमें आगे चलकर अच्छा प्रतिफल मिलेगा। लेकिन दूसरा ये भी सच है कि भारत जैसे विशाल देश, जनसंख्या वाले देश में अगर सिर्फ आप मानव पूंजी पे ही निवेश कीजिएगा तो आप भी नहीं हो सकते, क्योंकि इसके पास जनसंख्या इतना है। मान के चलिए आप शिक्षा पे ध्यान देते हो, ठीक है, आप शिक्षा पे ध्यान देते हो, आपने पूरा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर भी ली, लेकिन आपके पास क्या है? अधिक जनसंख्या है। आप कितना व्यक्ति को रोजगार दीजिएगा? कितना व्यक्ति को आप कार्य कराइएगा? तो उसके लिए भी एक, इधर भी एक टर्म्स बन जाता है। इसीलिए वही कह रहा है कि दोस्तों, हम अगर जितना भी मानव पूंजी पे निवेश कर लें, लेकिन क्या होगा, हमारे पास इतना जनसंख्या होने के बावजूद भी हम लोग को बहुत दिक्कत का, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यही कह रहा है। देखिए नेक्स्ट में और एक थोड़ा क्या कह रहा है, देखिए उदाहरण के लिए यदि बात करें, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में, आधुनिक और कृषि श्रमिकों में प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। कह रहा है दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में सबको नौकरी दे पाना संभव नहीं है, सभी व्यक्ति को रोजगार दे पाना संभव नहीं है। तो वो क्या करेगा? अपना ठेला चलाएगा, मतलब अपना दुकान, छोटा मोटा दुकान, कुटीर उद्योग, छोटा मोटा घर का जो काम है वो कर सकता है। लेकिन कह रहा है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, अगर हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी, मतलब फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग के चीज़ के प्रयोग पर, प्रौद्योगिकी, कृषि पर और प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर, संसाधनों पर अगर हम लोग खर्च करते हैं दोस्तों, तो हमें अच्छा प्रतिफल मिल सकता है। कहने का मतलब, मान के चलिए हम लोग कृषि पर अगर हम लोग खेत में अगर अधिक फसल बो देते हैं, तो अनाज बो देते हैं, तो क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा। अधिक मात्रा में तो अनाज उत्पन्न होगा, वो तो बेचा जाएगा ताकि भारत के जितना भी लोग हो वो खा सके, ठीक है। लेकिन जब फसल उगेगा तब क्या होगा? बहुत से श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी उसमें एक रोजगार मिलेगा, ठीक है। और यहाँ प्रौद्योगिकी, मतलब फैक्ट्री, बात करें फैक्ट्री की, अगर कहीं भी एक फैक्ट्री खुलता है दोस्तों, तो उसमें 10,000 वर्कर की ज़रूरत होती है। अगर बड़ा फैक्ट्री खुलता है तो 10,000 वर्कर की ज़रूरत होती है। जैसे ही एक फैक्ट्री खुल गया दोस्तों, तो 10,000 आदमी रोजगार पा गया। तो वही कह रहा है कि हम लोग फैक्ट्री, ये सारे चीज़ों पर खर्च करके हम लोग भारत के लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यहाँ तक कुछ नहीं है, एक शकल की कहानी दिया हुआ है, ये तो आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मानव पूंजी, देखिए आइए चर्चा करते हैं। ये सारी चीज़ तो आपको, अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये कहानी है, ये पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग एक बार इसको एग्जाम्पल आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए बिलास की कहानी के बारे में पढ़ लेते हैं। बिलास एक क्या है, 11 वर्ष का लड़का है। वो क्या है, एक सकल के गांव में रहता है। कहाँ रहता है? वो सकल के गांव में रहता है। ये क्या है, 11 साल का लड़का है और कहाँ रहता है? सकल के ही गांव में रहता है। जो हमने उस ऊपर वाले की कहानी है, जो क्या है, सकल की कहानी है, और नीचे में है बिलास की कहानी। लेकिन दोस्तों ये दोनों कहानी से पढ़ने पहले हमको बिलास सकल की कहानी पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो आप समझ में आपको नहीं आएगा। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। देखिए शकल की कहानी,
तो देखिए शकल की कहानी क्या कह रहा है। दो मित्र बिलास और शकल एक ही गांव में सोनापुर में रहते हैं। क्या कहते हैं? शकल और बिलास दो लड़का है। कौन कौन से हैं? और शकल और विलास। शकल और विलास दो लड़का हैं, मित्र हैं, एक ही गांव में रहते हैं। गांव का नाम क्या है? सोनपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सोनपुर में, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे यदि बात करें सोनपुर में, शकल की आयु 12 वर्ष थी और उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। जो शकल की जो उम्र थी दोस्तों वो 12 वर्ष थी और उसकी जो माँ मम्मी थी वो घर का कामकाज देखती थी, मतलब वो लोग रोजगार नहीं करते थे। और उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। और उसके जो पिता है उसका नाम क्या है? बूटा चौधरी, जो कहाँ काम करते हैं? खेत में काम करते हैं। शकल के घर में कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था और वो छोटे भाई जोतू और बहन सीतू को भी देखभाल करता था। इसमें क्या कर रहा, जो जो शकल था वह क्या कर रहा था, उसका मम्मी का भी काम में हाथ बटाता था और साथ ही साथ उसका भाई जीतू और उसकी बहन सीतू को भी देखभाल करता था। वो उसके चाचा शाम में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। ठीक है, उसका चाचा शाम जो की थी मैट्रिक की पास की थी, लेकिन वो घर में बैठकर बेकार बैठा था। वो घर में क्या था? बेकार बैठे थे। उसका जो चाचा था मैट्रिक की एग्ज़ाम तो पास कर लिया लेकिन वो घर में बेकार बैठा था। ठीक है, वो कह रहा है उनका बेटा शकल पढ़े लिखे वो उस गांव के स्कूल में लिखाने के लिए जोर देते थे जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। कहने का मतलब वो जब उसका जो शकल है उसको क्या किया गया? किसी एक स्कूल में, अपने गांव के स्कूल पे एडमिशन कराया गया, ये कह रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग, देखिए उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। और क्या उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए क्या कहा? पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर का व्यावसायिक कोर्स का अध्ययन करने के लिए कर्ज लिया। शकल की प्रतिभा भी थी, आरंभ में ही पढ़ाई से उसकी रुचि थी, मतलब शुरू से ही वो बहुत अच्छा पढ़ने में उसको इंटरेस्ट था। और उसने क्या कहा? उसने बड़े लगन और उत्साह से कोर्स पूरा किया। कुछ समय पश्चात उसने एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसे प्राइवेट फर्म में एक नौकरी उसके मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन भी किया। सॉफ्टवेयर इससे फर्म अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। ठीक है, उससे क्या क्या सॉफ्टवेयर में जब उसको कंपनी मिली तो उसको बढ़ाने में अच्छा फायदा भी हुआ। ठीक है, उसके बॉस ने उसे सेवा और प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। मतलब जैसे ही उसने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे उस सॉफ्टवेयर की अच्छी खासी बिक्री हो गई, तब उसका जो बॉस था उसने क्या किया, उसको सेवा और उसका जो अच्छा जो मेहनत देख करके उसको पदोन्नति, मतलब उसका जो पद था, मतलब जो इस पोजीशन पे था उससे उसको बढ़ा करके ऊंचा पोजीशन दे दिया, मतलब उसको प्रमोशन मिल गया। ठीक है, इस सारे काम को देखकर, मतलब वो पढ़ाई में अच्छी रुचि था। क्योंकि देखिए हमने आपको बताया, जैसे इस कहानी के माध्यम से हमें क्या समझ में आता है कि अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो कहीं ना कहीं आप बेरोजगार बहुत ही कम रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल, आपके पास नॉलेज है, आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हो। जैसे कि इस जो शकल ने क्या किया, इसको बचपन से ही पढ़ने का शौक था। इन्होंने कंप्यूटर पर ध्यान दिया और उसके बाद जब इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाकर बिक्री हो गया तो उसका कंपनी का मुनाफा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसको बॉस ने इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, प्रमोशन कर दिया। तो यही कहानी कह रहा है कि अगर आपके पास अगर अच्छी शिक्षा है तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं बैठोगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, और एक कहानी है बिलास की कहानी। ये क्या करता है भाई, हमारा दूसरा मित्र बिलास 11 वर्ष का लड़का था और वह शकल के ही गांव में रहता था, जो गांव का नाम क्या है? सोनापुर है, सोनापुर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बिलास के जो पिता थे महेश एक मछुआरे थे। बिलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। देखिए, जब वो 2 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने क्या कर रहा है, परिवार का पाला पोसा। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब उसका सारा बोझ उसके मम्मी के हाथ में आ गई। मम्मी ने मछली बेच करके क्या, उसके पूरा परिवार को पालन पोषण किया। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीद के निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 20 से 30 रुपये ही कमा पाती थी। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, 20 से 30 रुपये कमा लेती थी।
उसके बाद देखिए, बिलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सकता। उसने उसकी पढ़ने में क्या है, रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता, छोटे भाई बहन का देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। बिलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेच के लिए बाध्य हुआ और अपनी माँ की तरह ही वह भी काम काम कर पाता था। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको दोनों कहानी में क्या समझ में आता है? क्या कह रहा है? पहला कहानी कह रहा है कि जो हमारा शकल था, वो दोनों एक ही मित्र थे, एक ही साथ रहते थे, लेकिन एक की ज़िंदगी देखिए और दूसरों की ज़िंदगी देखिए। किसी व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया और किसी व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये क्या है दोस्तों? ये सिर्फ गरीबी है। एकमात्र ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है या फिर आपकी ज़िंदगी सुधार सकती है। पहला तो है आप जिस चीज़ पे समय देते हो, दूसरा है आपकी परिस्थिति क्या है। ठीक है, अगर आपकी परिस्थिति पढ़ने लायक है तो हो सकता है आगे चलकर आप बहुत ही अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो। अगर आपकी पोजीशन, आपकी स्थिति गंभीर है, मतलब आप इतना भी आपके पास पैसा नहीं आता है कि आप बड़े कोचिंग पे, बड़े इंस्टीट्यूट पे पढ़ पाओ, तो हो सकता है आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आजकल का भारत में यही तो चल रहा है दोस्तों। जो गरीब है ना, उसके पास इतना कम पैसा है ना कि वो कुछ खरीदने से पहले सोचता है, और जिसके पास, जो अमीर है, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है ना कि वो सोचता है कि हम पैसा कहाँ खर्च करें। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि पैसा हम कहाँ बचाएंगे, और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि हम पैसा कहाँ खर्च करेंगे। ये है फर्स्ट अंतर होता है भारत में। इसने देखा, इसे आप देखिए, जिसका स्वास्थ्य, इसका पिता गुजर गए, साथ में इसका गाठिया पथरी हो गया, साथ में इसका मम्मी भी बिगड़ गई, और अंत में इसको, जो इसका मम्मी जो काम करती थी वही काम इसको करना पड़ा अंत में। जबकि हमने शकल की बात की, शकल को देखें हम लोग, शकल क्या कर रहा था, उसके पापा के कहने के बदले पापा उसको सॉफ्टवेयर का, एक कंप्यूटर का एक अलग कोर्स खरीद देते हैं उसको पढ़ने के लिए, और जा कर के वो कहाँ पहुँच जाता है, अपने एक कंपनी में पहुँचता है। जबकि इस बेचारे के पास क्या होता है आप तो जानते ही हैं। यही है भारत की स्थिति। ठीक है दोस्तों, और भारत में इतना भयानक भयानक इंस्टीट्यूट है ना, आप उसका फीस देख के आपको पढ़ना छोड़ दोगे। आप उसका फीस का दाम सुन के, कोई नहीं, आगे और बदलने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये कहानी अच्छे से क्लियर हो गया? अब देखिए, इसमें कुछ कहानी के बारे में कुछ सारांश दिया हुआ है। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि बिलास स्कूल नहीं जाता था। शकल शारीरिक रूप से होस्ट पुष्ट और स्वस्थ था, लेकिन उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। बिलास गाठिया का रोगी था, उसे डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। देख रहे हैं ना, हमने आपको पूरे जो कहानी था उसी कहानी पर पूरे यहाँ पर अच्छा से बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट देखिए, देखिए उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने का साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त की। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई, लेकिन बिलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपने माँ की तरह ही परिवार को पालन पोषण करने के लिए उसकी आय बहुत ही कम थी। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ही टोटल दिन में 20 से 30 रुपये कमाती थी, तो उसको कितना मिलेगा? इतना ना मिलेगा, इतने ही ना, 20 से 30 रुपये ही मिलेगा। आगे देखिए क्या लिखा है। शकल के सामने कई वर्षों की शिक्षा ने उसकी श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके इसके बदलने में व्यक्ति को वेतन के रूप में फिर से उसको पसंद किसी दूसरे रूप से प्रतिफल मिलता रहा। देखिए भाई, जो शिक्षित था वो तो कहाँ से कहाँ चला गया, आप देखिए ही। उसको पदोन्नति हुआ, मतलब उसको प्रमोशन मिला, साथ ही साथ उसको और भारत की उसका उसका जो इनकम है, इनकम उसको ज़्यादा हुआ। इनकम ज़्यादा हुआ तो, और वही इनकम दोस्तों वो भारत के जीडीपी में काउंट होने लगा। तो ये क्या किया, भारत के जीडीपी को बढ़ाने में सहायता किया। तो वही यहाँ पर कह रहा है।
ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना अच्छा है। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा ही निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश का ही तरह है। व्यक्ति शेयर और बांडों में भविष्यों का उच्च प्रतिफल की आशा निवेश करता है। शेयरों और बांडों, कहने का मतलब जो इसमें कह रहा है दोस्तों, इसमें मेन क्या कह रहा है कि जब मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा में अगर अब निवेश कर दिया तो भविष्य में उसको अच्छा मिलने की ज़रूरत है ही है। शिक्षा और जो चिकित्सा सेवा, ये दो ऐसी लाइन है दोस्तों कि आप कभी फेल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा आपको इस तरह आपका माइंड को बना देगी कि आप हर एक किसी भी न दिशा में आप कुछ ना कुछ रोजगार कर ही लोगे। और चिकित्सा, आजकल हर एक व्यक्ति को चिकित्सा की ज़रूरत है, तो कैसे आप बेरोजगार रहिएगा बताइए तो। ठीक है, तो वही कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, ये सारे में आपको प्रतिफल मिल सकता है, लेकिन लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह है। ये लोग क्या करते हैं, भूमि और पूंजी में मतलब पैसा और जगह पर निवेश करने की तरह करते हैं। ठीक है, व्यक्ति शेयरों और भांडों में उच्च प्रतिफल पा करने की, शेयर खरीदता है व्यक्ति, क्या करता है, जो बिजनेस करने लगता है, स्टॉक मार्केट खरीदने लगता है, उसमें उन लोग प्रतिफल अधिक मात्रा में पाने की आशा रखता है। जबकि सबसे अगर आप अगर मेहनत करोगे, आप शिक्षा पे अच्छा मिलेगा, आपका चिकित्सा में अच्छा मिलेगा। लेकिन शेयर क्या है, अगर मान के चलिए कोई कंपनी डूब ही गई तो आपका पैसा जाएगा, वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। और शिक्षा में कोई रिस्क नहीं है। चिकित्सा में बस आपको एक बार नॉलेज लेना है, उसके बाद आप पूरा लाइफ परमानेंट आपका ये हो जाएगा, अब जब चाहे तब पैसा बना सकते हो। लेकिन ये शेयर क्या है, ये तो दूसरों पर डिपेंड है ना। अगर मान के चलिए कोई वहाँ का वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है और अगला साल उस कंपनी को घाटा पड़ गया, तो आपका पैसा तो गया, आएगा और कभी नहीं आएगा। तो ये इसमें रिस्क से ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपको परमानेंट प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ के पुरुषों और महिलाओं में आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये टॉपिक को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग का 2-3 टॉपिक बच जाएगा। आज इस चैप्टर को पूरी अच्छे तरह से क्लियर करने वाले हैं। पुरुष और महिलाओं में आर्थिक क्रियाकलाप विलास और सकल की तरह ही दो विभिन्न क्रियाकलापों के संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था, सकल को एक फॉर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में उत्खनन, विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वच्छ शिक्षा, पर्यटन सेवा आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें हम लोग, इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है। क्रियाकलाप राष्ट्रीय मूल्य वर्धन करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप कहलाती है। इतना तक तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें क्या कर रहा है, जब मनुष्य, महिला और पुरुष अपनी आर्थिक क्रियाकलाप करती है तो वो किस तरह होता है। मानो हमने देखा विलास और सकल की कहानी। विलास क्या करता था, अच्छे काम करता था। विलास क्या करता, मछलियाँ बेचता था। विलास मछलियाँ बेचता था। और सकल क्या करता था, अच्छे उसको प्राइवेट फॉर्म में नौकरी मिल गई थी तीनों। और उस हिसाब से क्रियाकलाप यदि बात करें हम लोग, तो सकल क्या करता था, सकल क्या करता था, वो प्राइवेट नौकरी में काम करता था। तो वो क्या, लोगों को सेवा देता था। तो वो क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र में आ गया। वो क्या आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आता है वो, तृतीय क्षेत्र में। और जबकि हमने देखा विलास क्या करता था, मछली बेचता था। तो मछली पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सारे जो चीज़ हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में आता था। इसमें ये प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करके अपना अर्न करता था, अपना पूंजी बनाता था। तो यही कहा गया है कि हम लोग मनुष्य में जो क्रियाकलाप होती है दोस्तों, मनुष्य जो कार्य करता है वो 3 क्षेत्र पे डिपेंड रहता है। या तो कोई व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र पे काम करेगा, या फिर कोई व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में काम करता है, या कोई व्यक्ति तृतीय क्षेत्र में काम करता है। प्राथमिक क्षेत्र में वह व्यक्ति काम करेगा जो सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करके अपना पूंजी बनाएगा। दूसरा हमने कहा कि वह व्यक्ति जो प्राकृतिक चीज़ों को ले करके कुछ मॉडिफाई करेगा, माने उसमें कुछ छेड़छाड़ करके उसको अच्छे दामों पर बेच देगा, तो वह क्या होगा, वो विनिर्माण का कार्य होगा। जैसे हम बात करें फैक्ट्री हो गया, बड़ा बड़ा विनिर्माण उद्योग हो गया, वो सारे द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। और तृतीय क्षेत्र में वो व्यक्ति काम करेगा जो सिर्फ सेवा प्रदान करेगा। जैसे हो गया बीमा,
बीमा हो गया, फिर चिकित्सा हो गया, फिर हो गया परिवहन हो गया। ये सारे क्या हैं, ये सब तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे जो सेवा प्रदान करता है। तो वही कह रहा है मनुष्य और महिलाओं में जो क्रियाकलाप है, पुरुष और महिलाओं में जो क्रियाकलाप है दोस्तों, वो प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में ही होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस टॉपिक में बस इतने जैसा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की तरफ। आगे चलिए, आगे की बात करें हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता टॉपिक के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता मतलब जो भारत की जनसंख्या है, उस जनसंख्या की गुणवत्ता क्या क्या हो सकती है या फिर क्या क्या गुणवत्ता है, वो सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें जनसंख्या की गुणवत्ता। साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्ति के स्वस्थ और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जो जनसंख्या की गुणवत्ता है दोस्तों, वो किस किस चीज़ों पर निर्भर करती है। अगर आपके पास 80 शिक्षा है तो आपकी जनसंख्या गुणवत्ता है। अगर आपके जनसंख्या में जीवन प्रत्याशा मतलब अधिक दिन तक जीवन जीने की संभावना है, मतलब कोई व्यक्ति अगर मान के चलिए 76 साल जी रहा है, अगर वो 80 साल जीने लग गया तो आपकी जो जनसंख्या है, आपकी जनसंख्या के पास गुणवत्ता है कि 80 साल जीने की गुणवत्ता है। ठीक है, वही कह रहा है। और उसके बाद बात करें व्यक्तियों में स्वस्थ और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल पर निर्भर करता है। और आपकी जो जनसंख्या है वो अगर स्वस्थ है, आपकी जनसंख्या स्वस्थ है, साथ ही साथ आपकी जो जनसंख्या है वो जनसंख्या के पास अच्छी स्किल है, हर एक चीज़ आपको जनसंख्या जानती है, तो आपकी जो जनसंख्या है वो क्या है, गुणवत्ता जनसंख्या है, गुणवत्ता जनसंख्या है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर आपकी जनसंख्या को गुणवत्ता पाना है, मतलब जो हमारी जनसंख्या है, हमारी जनसंख्या को अगर गुणवत्ता बनाना है तो वो कौन कौन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला तो हर एक व्यक्ति को शिक्षित। दोस्तों हम आपको बता दें, शिक्षा एक मात्र ऐसा चीज़ है ना दोस्तों, आपको लाइफ में बेरोजगार तो कहीं रखेगा ही नहीं। अगर आपने एक बार शिक्षा प्राप्त कर लिया तो आपको कहीं बेरोजगार होने नहीं देगी। ठीक है, तो जनसंख्या को अगर गुणवत्ता बनाना है तो क्या होगा, पहले शिक्षा पर ध्यान देना होगा। दूसरा जीवन, उसको व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ेगा कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहे। ठीक है, और साथ ही साथ व्यक्ति को कभी बीमार होने का संभावना ना हो। और हमारी जो जनसंख्या है वो जनसंख्या को क्या करना, हर एक जनसंख्या को, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्किल सिखा के रखना है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आपको ये काम करना पड़ेगा। हर एक जनसंख्या को क्या करना, हर एक व्यक्ति को स्किल सिखाना है। ठीक है, होने से ही हम लोग की जो जनसंख्या है वो गुणवत्ता में बदल सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। निरक्षर और अवसर जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती है। क्या कह रहा है देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जनसंख्या की गुणवत्ता, जो हमारी जनसंख्या में अगर गुणवत्ता होगी तो वो क्या कर देश को समृद्धि निर्धारित करती है, मतलब देश को समृद्ध बनाती है। दोस्तों अगर मान के चलिए भारत की जनसंख्या अगर अच्छी रही, गुणवत्ता वाली रही, कौशल वक्त रही, स्वस्थवादी रही, तो क्या होगा, भारत की जो जनसंख्या हो, भारत एक समृद्ध देश के रूप में निरूपित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जनसंख्या एकदम मजबूत है। तो ये क्या करती है, देश को निर्धारित करती है। और निरक्षर रही और अस्वस्थ रही, मतलब अगर निरक्षर मतलब पढ़ा लिखा ही नहीं रहे, बेरोजगार इधर उधर घूम रहा है, तो क्या होगा, देश को अर्थव्यवस्था पर वो बोझ है, समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति अगर निरक्षर रही, मतलब वो पढ़ा लिखा ही ना रहा, और कोई व्यक्ति अगर अब स्वास्थ्य खराब है, मतलब हमेशा खटिया पर ही लेटा हुआ है, तो क्या वो व्यक्ति भारत पर कुछ अच्छा काम है, किसी के उसके आप उस पर यकीन कीजिएगा कि ये व्यक्ति ये काम करेगा? नहीं करेगा। तो हम लोगों को क्या होना है, स्वस्थ होना है एकदम अच्छा से, और हमारे पास कुछ ना कुछ एक स्किल होना चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ठीक है, और साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या ही भारत की जनसंख्या की परिसंपत्ति होती है। जो साक्षर और स्वस्थ ही है जो हम लोग की जो जनसंख्या का एक संपत्ति मान के चलिए, धन है। अगर हम लोग के पास पढ़ा लिखा अच्छा नॉलेज है और हम लोग के पास स्वस्थ अच्छा है, तो बस हमें दो चीज़ ही चाहिए जीने के लिए, स्वस्थ और क्या बोलते शिक्षा, बस हम लोग के पास एक धन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं हम लोग। आइए, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है शिक्षा पर बात करते हैं हम लोग। किस पर बात करेंगे आप? शिक्षा। अपने जीवन में आरंभिक वर्षों में सकल की वो
शिक्षा ने क्या कहा, बाद में कुछ वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। कहने का अर्थ, हमने जो कहानी पढ़ा उस कहानी में देखा हमने शकल ने क्या किया, जब शकल अच्छी पढ़ाई किया, शकल ने जब अच्छा पढ़ाई कर लिया तो आगे चलकर को उसको अच्छा हुआ ना, उसके लाइफ में अच्छा नौकरी मिला, अच्छा पेंशन मिला, अच्छा पैसा मिलने के उसको प्रतिफल मिला, अच्छा पैसा मिलने लगा। क्यों? क्योंकि उसने शिक्षा पर ध्यान दिया, उसने पढ़ाई किया, तभी ना मिला। और हमने देखा कि शकल शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आघात था। और इसमें उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, शिक्षा। उसने पढ़ाई किया तब ना जाके आगे चलकर वो कंपनी में चला गया। अगर वो पढ़ाई नहीं करता, वो बिलास की तरह रहता, तो क्या वो बन पाता आगे? नहीं। इसलिए तो शकल ने पढ़ाई किया, शकल ने अच्छा अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया, तो वो आगे चलकर एक कंपनी में चला गया। बिलास के पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का उसके बाद साधन नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने ऐसा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई, तो आगे चलकर वो क्या गया, मछली बेचने वाला बन गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर आप शिक्षा पर ध्यान देते हो तो आगे चलकर आप अच्छी नौकरी पे जा सकते हो, अच्छी चीज़ों पर जा सकते हो। इसमें उसके लिए नए क्षितिज खोले, नगरी आकांक्षाएं वो जीवन के मूल विकसित किए, ना केवल, आगे देखिए क्या लिखा है, ना केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास के लिए भी शिक्षा योगदान है। ये तो हमने कहा, शकल ने शिक्षा प्राप्त किया तो उसको अच्छा पोजीशन मिला। बस ये शकल के नहीं है, हम लोग के लिए भी तो है। अगर हम भी ऐसा शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो हमको भी अच्छा नौकरी मिलेगा, आगे चलकर अच्छा काम मिलेगा, अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी। ये भी तो हो सकता है ना। तो वही कह रहा है कि एक समाज के लिए भी है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है कि अगर आप शिक्षा पे ध्यान दोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ देगी ज़रूर। इसलिए ना कहते हैं, अगर आपको टाइम देना ही है तो शिक्षा पर ध्यान दो। कहाँ टाइम दीजिएगा? शिक्षा पे। ये लड़कीबाजी पे ध्यान दीजिएगा, टाइम दीजिएगा तो वो भी नहीं रहेगी और आप भी नहीं रहिएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको देना ध्यान किधर है? शिक्षा पे ध्यान देना है। और आप ये ध्यान दीजिए कि हम कहाँ से अधिक पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए, तब जाके लड़की आपके पास घूमते हुए आएगी। बस आप शिक्षा और आप पैसा कमाने पे ध्यान दीजिए, वो तो ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप उम्मीद कर रहे हो, हमसे ये तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षा में आप ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या, प्रशासनिक सेवा को भी समझ आएगी और धीरे धीरे आप अपने हक के लिए लड़ना शुरू करोगे। अगर अगर आप शिक्षित नहीं रहोगे तो आपको दबाना शुरू कर दिया जाएगा। आप दबने लगोगे। क्यों? क्योंकि आप किसी भी चीज़ के प्रति आप नॉलेज ही नहीं रखोगे, तो कोई व्यक्ति आके बोल देगा जो पढ़ा लिखा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये करना नहीं चाहिए, तो आप क्या, आप पढ़े ही नहीं हो, आप क्या जानोगे सही क्या है गलत क्या है? तो आप वो काम उसके कहने पर नहीं करने लगोगे। तो ये भी कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, इसके बारे में बात करते हैं। शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियां पर विशेष जोर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग ये नहीं है कि सिर्फ लड़की ही लड़का के पीछे भागती है, लड़का भी पीछे, लड़की के पीछे टुकुर टुकुर लड़का देखते रहता है कि देखो रे वो हमसे बात करना चाहेगी कि नहीं कर चाहेगी। ठीक है, तो ये देखिए, हम लोग का जो भारत का जो समाज है, समाज में हम लोग पहले से ही क्या कर रहे हैं, लड़की को दबाते आ रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि भारत में अगर भारत को बढ़ाना है तो लड़की और लड़का, लड़की इजिकल टू लड़का, ये रखना हम लोगों को ज़रूरी है। लड़की इजिकल टू, ऐसा लिखा था जी, लड़का, ठीक है, ऐसा ही लिखा था ना, हम भूल जाते हैं। लड़की इजिकल टू लड़का, ये हम लोग को रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सार्वजनिक शिक्षा में धारण या गुणवत्ता प्रदान करना है कि हमको लड़की पे भी जोर देना है, लड़की को भी अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बात करें, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिनिर्धारित विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल विद्यालय ज्ञान का कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो गांव में क्या, हर एक राज्य में नवोदय का खोला गया ना, हर एक एग्ज़ाम होता है, हर साल में नवोदय का एग्ज़ाम होता है। अगर आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम पे अगर आप पास करते हो तो आपको क्या, निःशुल्क 12वीं क्लास तक पूरा फ्री पढ़ाया जाता है, खाना पीना से रहने का, ड्रेस सब कुछ फ्री पढ़ाया जाता है। ठीक है,
और उसके बाद हम बात करें हर एक गांव में क्या है, हाई स्कूल का निर्माण किया गया है, जो कि हम लोग के पढ़ने के लिए अभी काफ़ी हद तक, अगर किसी व्यक्ति के पास अगर मान के चलिए पैसा भी बहुत ही कम है ना, तो वो भी फ्री पढ़ सकता है। ऐसा ऐसा साधन बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना 151 करोड़ रुपये से बढ़कर 10वीं पंचवर्षीय योजना में 43,825 करोड़ रुपये हो गया था। सकल घरेलू उत्पाद के ये कारण है। देखिए क्या कह रहा है, हमने क्या किया, पहली पंचवर्षीय योजना से ही हम लोगों ने क्या दिया, ध्यान दिया, शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया। और उस समय हमने टोटल खर्च कितना किया था, 551 करोड़ रुपया ही खर्च किए थे शिक्षा पर। और जबकि हमने बात किया 10वीं पंचवर्षीय योजना में, यही जो लागत था वो कितना हो गया, 43,825 करोड़ रुपया हो गया। 43,825 करोड़ रुपया खर्च कर लिए थे, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। उसके बाद देखिए 2010 तक, अब बात करते हैं हम लोग 2010 तक। 2010 में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सार्वजनिक अभियान एक महत्वपूर्ण कदम था। हमने क्या किया, 2010 में सार्वजनिक अभियान चलाया, जो क्या शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक सार्वजनिक अभियान भी चलाया। उसके बाद हमने क्या देखा, राज्यों में स्थानीय सरकारों प्राथमिक शिक्षा सार्वभौम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय को सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक समन्वय पहल है। इस साथ में प्राथमिक शिक्षा के नामांकन बढ़ाने के सशक्त पाठ्यक्रम और लोटो शिविर प्रारंभ के लिए शिक्षा कक्षा से बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने की, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति सुधार को दोपहर का भोजन का योग भी जारी रहा। क्या कह रहा है दोस्तों कि हमने क्या कहा, 2010 के बाद हमने क्या शिक्षा सर्व अभियान चलाया। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सबसे पहला जो हम लोग का जो दायित्व होगा वो हो गया शिक्षा प्रदान करना, वो चलाया 2010 में। उसके बाद हमने क्या, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौम लक्ष्य को प्राप्त किया। उसके बाद हमने क्या किया, हर एक भारत में जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर जो स्कूल में बच्चों को बढ़ाने की, जब बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, बच्चों की पोषण को देखते हुए, बच्चों का स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, मिड डे मील शुरू किया, MDM मध्यम डे भोजन हमने शुरू किया, मिड डे मील शुरू किया, जो कि दोपहर का भोजन के रूप में कार्य करता है। हर एक बच्चों को दोपहर में भोजन मिलता है, कितना क्लास तक, ये सिर्फ 8 क्लास तक ही मिलता है, 9-10 में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चा बड़ा हो जाता है, वो अपना टिफ़िन खुद ला सकता है, ठीक है। ये 9-10 तक के लिए है, ओनली 1 से लेकर के 8 क्लास के बच्चों को हम लोगों ने क्या कहा, मिड डे मील के रूप में प्रदान करने लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा क्या है, 10वीं योजना की अवधि के अंत में उच्च शिक्षा 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 6% से 9% की वृद्धि करने का प्रयास किया गया। यह रणनीति पहुंच वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों में परिक्रम और स्वीकार करने का वर्गीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का जाल बिछाने में केंद्रित है, ठीक है। योजना दूरस्थ शिक्षा, सब औपचारिक और औपचारिक द्वारा संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं के लिए अभिप्सन केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षा संस्थानों विश्वविद्यालय की संख्या महत्वपूर्ण वृद्धि 951 से लेकर के 1999 के बीच कॉलेज विश्वविद्यालय संख्या वृद्धि, छात्रों के नामांकन, अध्ययनों के भर्ती में दिया गया है। दोस्तों इन्होंने क्या कहा, ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, वो हम नीचे में पढ़ लेते हैं। देखिए नीचे पे क्या आंकड़े दिए हुआ, ये तो कुछ नहीं है, इसको नीचे हम लोग अब स्वास्थ्य पर ध्यान दे लेते हैं। उसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है हम लोग का स्वास्थ्य पर। देखिए स्वास्थ्य क्या कर रहा है, फॉर्म का उद्देश्य लाभ का अधिकतम करना है। जो फॉर्म का हम लोग का उद्देश्य है दोस्तों, वो क्या, लाभ को हम लोग का अधिक मात्रा में लाभ बढ़ाना है। हम लोग आखिर किस लिए खर्च करते हैं पढ़ाई पर, हम लोग क्या, हमको पैसा मिले साथ साथ हम लोग को लाभ हो, तभी ना हम लोग पैसा शिक्षा पर खर्च करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फॉर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए। कहने का मतलब, हम अगर मान के चलिए, अगर मेरा काम है हमको पैसा कमाना,
तो मेरा स्वास्थ्य भी तो अच्छा होना चाहिए, तब ना जाके हम किसी नौकरी पे किसी कंपनी पे काम मिलेगा। अब मान के चलिए हम लोग का स्वास्थ्य खराब नहीं है, हम लोग सप्ताह में 3 दिन तो बुखारे पड़ जाते हैं, बुखार ही रहते हैं, तो क्या कोई कंपनी हमको काम देगी? नहीं देगी, क्योंकि हमको रेगुलर आना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो, अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता है और आप किसी स्वस्थ व्यक्ति से कम काम तुलना में कम काम कर पाते हो, तो क्या आपको रोज़गार नहीं दे पाएगी? आपको रोज़गार क्या देगी? नहीं देगी। वही कह रहा है कि हमारे जो पैसा कमाने के पीछे हम लोगों को क्या है, स्वास्थ्य को भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट की तो बात करें हम लोग, यहाँ पर और कुछ नहीं है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये तो है। तो दोस्तों ये था हमारा स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो आई होप दोस्तों ये हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 है, और हम अब इसी से पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वो हम आपको बताएंगे पार्ट 2 में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो है हम लोग का क्या, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा बेरोजगारी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेरोजगारी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। जय हिंद।